किए थे तो हमें लग गया था कि मतलब 143 आपके 200 से ज्यादा स्कोर हो जाएगा। हालांकि जड्डू की तारीफ जो है अखिल करनी बनती है, 4 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। यहाँ पर 12.3 ओवर के 52 रन खर्च किए और 4 विकेट चटकाए। 4.16 की इकोनॉमी इनकी रही है। तो जडेजा को लेकर क्या कहेंगे आप? जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, पिछली पारी में भी उन्होंने 5 विकेट लिया था और आज एक सुबह इनका पैकेज भी मैंने बनाया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे कल दिन खत्म होने के बाद, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे बल्लेबाजों को और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 235 हमने न्यूजीलैंड को पहली पारी में रोका है और यहाँ से हमारा टारगेट ये रहेगा कम से कम 300 या 350 का स्कोर अगर हम बनाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट ही किया। भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर से निराशाजनक रही। 263 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। कुछ जड्डू का बल्ला भी नहीं चला। ऐसा नहीं है कि रोहित और विराट नहीं चले, जड्डू ने भी कुछ खास झंडे नहीं काटे। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें, 25 गेंदों में 16 रन बना के आउट हुए। हालांकि अब यहाँ से 143 की बढ़त न्यूजीलैंड को मिल चुकी है। अभी भी उनका एक विकेट बचा हुआ है, यानी कि मान लीजिए अंकिता 150 या 155। लेकिन क्या वानखेड़े में ये टारगेट चेज हो पाएगा? क्योंकि वानखेड़े का जो हाईएस्ट सक्सेसफुल टारगेट चेज है वो 164 रन है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने साल 2000 में ये करके दिखाया था। 164 यहाँ का हाईएस्ट सक्सेसफुल टारगेट चेज हुआ है। तो इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं लगती है, लेकिन थोड़े से कंधे अभी ठीक ठाक हो गए हैं। नहीं, लवी जिस तरीके से विजुअल जो मैंने देखे लाइव टीवी पे हाँ। गौतम गंभीर के, वो बिल्कुल डिसअपॉइंट थे। गंभीर के और अभिषेक नायर के, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉल टर्न कर रहा है, बॉल काफी नीचे रह रहा है इनका। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बॉल खेल नहीं पा रहे हैं और उनके पास एजाज पटेल है जो दुनिया में कहीं नहीं चलते, वो मुंबई में आके चलते हैं। क्योंकि एजाज पटेल की एक खासियत रही है, वो कहीं विकेट नहीं लेंगे, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम जब आएगा तब पता नहीं उनके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है। उसके अलावा टीम में सचिन रविंद्र है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छे विकेट्स वो भी निकाल लेते हैं। उसके अलावा इस टीम के पास गेंदबाजी में कहूंगा अच्छा खासा अनुभव है। ग्लेन फिलिप, इन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा को बहुत परेशान किया है। इस सोडी, इनके पास टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव है। यानी कि इंडियन टीम के पास ये, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि 143, 155, 160 जो भी टारगेट होगा वो 200-250 से कम नहीं है और टीम इंडिया के लिए उतना आसान नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन आपकी स्क्रीन पर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 16 ओवर की गेंदबाजी की। हालांकि डे 2 की सबसे बड़ी हाईलाइट आज रविचंद्रन अश्विन ही रहे हैं। बतौर बल्लेबाज कुछ नहीं किया, लेकिन 16 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए हैं और जिस तरीके से क्वालिटी स्पिन के तौर पर उन्होंने वो 3 विकेट चटकाए। विलियम को आउट करना, कॉटन बॉल किया। सचिन रविंद्र का एक बड़ा विकेट था, सचिन रविंद्र ने भी गलती की, आगे बढ़कर मारने की कोशिश करे, शायद भूल गए थे कि वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड में नहीं, वो इंडिया में रविचंद्रन अश्विन का सामना कर रहे हैं। आप एक दो इनिंग में उनको परेशान कर सकते हैं, बार बार आप अश्विन के खिलाफ इस तरीके की गलती नहीं कर सकते। 3 गेंदें खेली, 4 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद जो अश्विन ने विकेट लिया, वो भी एक बड़ा विकेट था ग्लेन फिलिप का, जो कि अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। 14 बॉलों में 26 बनाकर आउट हुए। उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने वो कैच रखा है रविचंद्रन अश्विन ने डेरिल मिचेल का, वो बड़ा कमाल का कैच था। 19 मीटर का एक दौड़ लगाई और मिड ऑन पे मतलब जबरदस्त कैच, कपिल देव के 1983 वाले वर्ल्ड कप वाले कैच की याद दिलाई। हालांकि विलियम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, मतलब पारी को थोड़ा संभाल के भी रखा था। बिल्कुल 51 की पारी खेली, 100 बॉल का सामना किया। 51 का स्ट्राइक रेट था, 2 चौके और 1 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। तो न्यूजीलैंड की टीम मजबूत है, अभी इनको पता है कि इनकी गेंदबाजी कितनी अच्छी है। हालांकि एक विकेट अभी बचे हैं, लेकिन फिर भी जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी यहाँ पर न्यूजीलैंड का नजर आ रहा है, क्योंकि 2 मैचेस जीत कर आ रही है और यहाँ पर टीम इंडिया आकर नहीं जीत पाती है। तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा ये मतलब मुझे याद भी नहीं आता कि आखिरी बार इंडिया अपने घर पे क्लीन स्वीप कब हुआ था। शायद आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि इंडिया अपने घर पे क्लीन स्वीप हुआ, लेकिन अब यहाँ पे शायद इतिहास बदल भी सकता है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी की, पूरी कोशिश थी कि कम से कम 280 तक तो इंडिया को लेकर जाए। 38 रनों की पारी खेली, 4 चौके 2 छक्के। स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है सिचुएशन में आगे, जब आप कुचले बल्लेबाजों के साथ बैटिंग करते हैं। 36 बॉलों में 38 रन, एक अच्छी बल्लेबाजी वॉशिंगटन सुंदर ने की। और उस मैच में जब से इनकी टीम में स्क्वाड में एंट्री हुई, चाहे पुणे टेस्ट मैच की बात करें, वहां पर 10 फॉर लिया था, दोनों पारी में मिला के 10 से अधिक विकेट थे। बतौर बल्लेबाज कुछ खास नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पहली पारी में 4 विकेट और जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की है, बड़ी इनकी अप्रोच की तारीफ बनती है। टॉम लाथम, इनकी कप्तानी पर सवाल उठेंगे। बतौर बल्लेबाज इन्होंने कुछ खास नहीं किया, हालांकि कप्तानी अच्छी की है, लेकिन 4 रन गेंदों में अपना 1 रन बनाकर एक कीमती विकेट गवाया। दूसरी पारी में इनको टिकना बहुत जरूरी था, वो भी तब जब आपको पता है कि आपके पास केन विलियमसन नहीं है, इनका चलना बहुत जरूरी था। चलिए कोई बात नहीं, इनके बाकी बल्लेबाजों ने अच्छा किया। वॉशिंगटन सुंदर पहली पारी में इनके खाते में 4 रन आए थे, लगभग 19 ओवर की गेंदबाजी की, 81 रन खर्च किए, 4 विकेट चटकाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या टीम इंडिया यहाँ से मैच जीत पाएगी। हालांकि अश्विन मैच खत्म होने के बाद बात करने आए थे
उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि मैच हमारे हाथ में है, 143 तक हमने न्यूजीलैंड को रोक के रखना है, मतलब जो बढ़त है वो कोशिश करेंगे कि 150 का टारगेट इंडिया को मिले तो हम उसको चेज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास 3 दिन रहेंगे। 3 दिन का मतलब है 3, 6, 9 सेशन। अब इन 9 सेशन में अगर टीम इंडिया 150-60 का टारगेट चेज नहीं कर पाती है तो लानत है। लानत है। और गिल की आज तारीफ बड़ी बनेगी। गिल आज की तारीफ करनी 90 रन की पारी के लिए इन्होंने 140 बॉल का सामना किया, 62 के स्ट्राइक रेट, 7 चौके और 1 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। हालांकि शतक से चूक गए, 10 रन थोड़े से और बच जाते तो ठीक रहता, बट कोई बात नहीं। गिल ने संभाली पारी को। अदरवाइज कल आपने देखा 86 पे अकेले 4 विकेट गिर गए थे। 78 पे 2, उसके बाद 78 पे तीसरा विकेट गिरा, 84 पर चौथा विकेट गिरता है विराट कोहली का, अपनी बेवकूफी के चलते वो विकेट गंवाया, और जिस तरीके से भी पारी को बनाया, 96 रनों की पार्टनरशिप होती है शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच। ऋषभ पंत का आप ग्राफिक्स दिखाइए, क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली बिल्कुल, है। हमेशा हम कहते हैं कि टीम मुश्किल में होती है और ऋषभ पंत हमेशा खड़े रहते हैं मुश्किल से टीम इंडिया को संवारने के लिए। हमेशा इस खिलाड़ी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है, डाउट रहता है कि अच्छा कर पाएगा, अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखिए, इनको इसी प्रकार का क्रिकेट खेलने की जरूरत थी। पुणे में अगर वो रन आउट ना होते विराट कोहली के साथ, वो मिसकम्युनिकेशन ना होता, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप जो भी नाम दे लीजिए, वहां पर अगर ऋषभ पंत गिल के टिके साथ रहते, भी कल यही हुआ था, उन्होंने कॉल लिया था कल विराट विराट कोहली वाले मैच, हाँ विराट कोहली, उसमें वो मैंने इनिंग देखी नहीं विराट कोहली की, लेकिन हाँ आप कह रहे हो तो उस तरीके से आउट हुए होंगे, लेकिन अगर ऋषभ पंत पुणे में टिक जाते ना तो शायद टीम इंडिया सीरीज में इक्वल होती, 1-1 की बराबरी पर होती, लेकिन सरफराज खान से उम्मीद थी, सरफराज खान से। हालांकि मैं इनकी गलती नहीं भी कहूंगा, क्योंकि 8वें नंबर पर बैटिंग करने वाला ये प्लेयर नहीं है अंकिता। आप मुंबई के लिए देखा होगा, इंडिया के लिए देखा होगा, नंबर 4 या नंबर 5, ठीक है, नंबर 4 पे आपके लिए विराट कोहली है, वो भी आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, मोहम्मद सिराज को लेकर आ गए। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, गौतम गंभीर जब खुद क्रिकेट खेलते थे, कई बार उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयानों में ये बात कही है कि जो नाइट वॉचमैन होता है वो उस चीज के एकदम खिलाफ है, उनको वो नाइट वॉचमैन वाला रूल पसंद ही नहीं है। फिर उन्होंने क्यों अपनी कोचिंग में सिराज को नंबर 4 भेजा, विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, जब आप जानते हैं कि विराट कोहली की फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिछले पीछे 4 पारियों में केवल एक 50 आई है, बांग्लादेश सीरीज में उनके बल्ले से 4 पारी आई, एक भी 50 प्लस स्कोर देखने को नहीं मिला, और बीजीटी आपको खेलनी है। उसके बाद भी आपने विराट कोहली की बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया, सरफराज को नंबर 8 पर लेकर आ गए, क्या तुक बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं था। एक्सपेरिमेंट करना, कहते ना, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी और अखिल, भारी आपको पड़ लगता जाता है है। क्या कि मतलब ये जो लेफ्ट राइट कॉम्पिटिशन वाला गेम अभी हो रहा है, मतलब इस मैच में भी, मतलब आप उस अप्रोच के साथ नहीं जा सकते, आपको ये T20 वाला फॉर्मेट निकालना होगा दिमाग से। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप मतलब इस तरीके से अगर आप बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करें, आप सुंदर को पहले आप खिलाते, फिर क्योंकि पुणे टेस्ट में भी हमने देखा था कि सरफराज की बैटिंग ऑर्डर वहां पर भी चेंज हुई थी, और यहाँ पर भी हमने देखा कि मतलब नंबर 8 पर आप बल्लेबाजी करा रहे हैं, नंबर 4 पर चलिए ठीक है, 6 पर भी करवा सकते थे उनसे, लेकिन आपने उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, और ये चीजें होती हैं। उन्हें विराट के साथ भी देखा हमने, इवन गिल के साथ देखा, 1 साल से वो जूझ रहे थे नंबर 3 पर बल्लेबाजी जब करने आए थे, तो ये चीजें मैटर करती है वहां पर, लेकिन नहीं, कप्तान आपको साहब के कहीं ना बारे में कहीं क्या वो कहें? मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी वनडे T20 क्रिकेट वाली, क्योंकि इस तरीके का अप्रोच ना, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जब आपके पास ओवर लिमिट रहता है, आपके पास समझ में आता है कि आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तब आप को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की इतनी अधिक, मुझे लगता है, जरूरत नहीं बनती। आप एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, वो भी बार बार, एक आध बार समझ में आता है। आप इस पूरी सीरीज को उठा के देखें, बांग्लादेश वाली सीरीज उठा के देखें, विराट नंबर 3 भी खेला है, नंबर 4 भी खेला है, नंबर 5 भी खेला है, और इस सीरीज में विराट के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कप्तान साहब, इनके बारे में तो मैं आपसे सवाल करता हूँ यार, आपके फेवरेट है, आप बताओ, आप किस तरीके से डिपेंड करोगे? देखिए, मेरे हिसाब से कल का दिन जो था वो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ पर जायसवाल और रोहित को टिक कर बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपको तेज शुरुआत क्यों चाहिए? मतलब जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी, मतलब अगर आप